आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग करेंगे गद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा लिखी मेरे बचपन के दिन। ये मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है और संस्मरण पहले समझ लेते हैं किसे कहते हैं। तो संस्मरण उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या ज्ञान को याद करना या याद आना संस्मरण कहलाता है। किसी चीज को याद करना संस्मरण कहलाता है। तो महादेवी वर्मा जो है सो छायावाद की लेखिका है। वो छायावाद का मतलब क्या होता है? हिंदी साहित्य को ना 4 काल में बांटा गया है। क्या कैसे? जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में मतलब 2 काल है, एक छायावाद हो गया, एक प्रगतिवाद हो गया। तो आदिकाल था तो वो काल जो कहलाया था वीर गाथा काल कहलाता। वीर गाथा काल क्या हो गया? मतलब वीर रस, राजाओं की गाथाएं आदि ये सब। तो उसके जो लेखक थे ये सब क्या थे या कवि जो थे सो चंद्र बरदाई ये थे। अब भक्ति काल में क्या हो गया? भक्ति, ईश्वर, प्रेम, आत्मा, परमात्मा। तो उसके कवि कौन थे? तुलसीदास, सूरदास। फिर तीसरा आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल या श्रृंगार रस इसको कह सकते हैं। इसमें नायिका का भेद, मतलब नायिका का सुंदरता, ये सब का वर्णन किया जाता था। तो उस समय के जो कवि थे सो कौन थे? केशवदास, घनानंद थे। आधुनिक काल का जो समय हो गया तो 1900 के बाद का जो समय हो गया वो आधुनिक काल कहलाया। तो आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, छायावाद और प्रगतिवाद। तो छायावाद की ही लेखिका और कवित्री दोनों है महादेवी वर्मा। तो वो और छायावाद के जयशंकर प्रसाद, निराला ये सभी आते हैं छायावाद में। और उसके बाद का जो समय हो गया सो प्रगतिवाद हो गया। तो आधुनिक काल में क्या क्या होता था ना, तो किस पर कविता लिखी जाती थी? वो देशभक्ति, समाज सुधार और प्रकृति सब पर लिखा जाता था। तो मेरे बचपन के दिन जो है सो महादेवी वर्मा का लिखा संस्मरण है। तो महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री या लेखिका मानी जाती है। तो पहले हम लोग लेखिका का परिचय जान लेते हैं, महादेवी वर्मा के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी लेखक या लेखिका के बारे में जब भी लिखना होगा तो 4 पॉइंट होना जरूरी है। क्या? जीवन परिचय, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेखिका के बारे में परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए। मतलब प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल के पद पर, वो कॉलेज में, महिला कॉलेज जो था विद्यापीठ, उसमें बहुत समय तक प्रिंसिपल के पद पर कार्य करती रही। और कार्य करते समय उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया, मतलब काम किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रशीम, निर्जायामादिक शिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री के जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय देवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। अब तो ये हम लोग जान लिए महादेवी वर्मा के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा दिया गया है तो वो भी देख लेते हैं क्या है, शॉर्टकट में लिखा हुआ चैप्टर के बारे में। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। हम लोग शब्द अर्थ को समझ लेते हैं जिससे कि चैप्टर को भी समझने में और आसानी होगी।
परम धाम का क्या मतलब होता है? स्वर्ग। प्रतिष्ठित सम्मानित को बोलते हैं। स्मृतियां मतलब यादें। विचित्र अनोखा, खातिर होना मतलब इज्जत होना। विदुषी बुद्धिमती को बोलते हैं। दर्जा कक्षा या जमात को बोलते हैं। नकाशीदार बेलबूटे के काम से युक्त को बोलते हैं। फूल तांबे और रागे के मेल से बनी एक मिश्र धातु है। फूल का मतलब फ्लावर नहीं होता है। फूल का मतलब क्या? तांबे और राग के मेल से बनी एक मिश्र धातु होता है। मेष भोजनालय को बोलते हैं। सीनियर बड़ा को बोलते हैं। प्रभाती सुबह के समय का बोलते हैं। सुबह के समय जो गीत गाया जाता है ना, गाना, से प्रभाती बोलते हैं। पदक विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तुकबंदी शब्दों का मिलान। उपरांत पश्चात या बाद में बोलते हैं। सत्याग्रह एक आंदोलन का नाम। देसी कौआ मतलब ये देशी कौआ है, मतलब दोनों के मतलब अक्षर में फर्क है। एक किनारीदार साड़ी एक सजावटी साड़ी जिसमें किनारी लगा हो। संस्कार पारिवारिक माहौल में मिले विचारों को बोलते हैं। कंपाउंड क्षेत्र या स्थान को बोलते हैं। निराहार बिना भोजन के। सांप्रदायिकता संप्रदाय के नाम पर भेदभाव। वाइस चांसलर उपकुलपति को बोलते हैं। कथा कहानी को बोलते हैं। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को बोलते हैं। नेक सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत दी जाने वाली भेंट उपहार को बोलते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को पढ़ना। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। महादेवी की वर्मा जो है सो क्या बता रही है अपने बचपन की स्मृति, मतलब याद बोल रही हैं कि बचपन का जो याद होता है ना, उस विचित्र सा आकर्षण होता है, आपको बार बार आते रहता है। तो कभी कभी लगता है जैसे कि वो याद जो है सो सपने की तरह आते रहता है। और बचपन की बात और अब की बात में बोल रही है कि बहुत फर्क हो गया, मतलब परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। वो बचपन के समय का अलग ही कुछ माहौल होता है। अब जो लेखिका लिख रही है तो बड़ी है, तो अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मतलब उनका जन्म कैसे हुआ सो बता रही हैं। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है इसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, मतलब मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। अब इनका जन्म के बारे में बता रहे हैं कि बहुत कई पीढ़ियों के बाद इनका जन्म होता है। पहले मतलब 200 वर्ष के बाद इनका जन्म हो रहा है। उनके घर में लड़की का जन्म पहले भी हुआ करता था, लेकिन लोग मार दिया करते थे। इनके बाबा जो थे, मतलब ग्रैंडफादर जो थे, सो बहुत दुर्गा पूजा करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनकी घर की जो कुल देवी थी वो दुर्गा ही थी, तो उनसे बहुत प्रार्थना करते थे, तब जाके इनका जन्म होता है और उनको बहुत मतलब मान सम्मान मिलता है। तो लेकिन बोल रही है, लेकिन ऐसा पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। इनको मतलब मान सम्मान मिला, लेकिन बहुत सी लड़कियों को बहुत सारा अपने परिवार में कष्ट सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। उनके बाबा जो थे सो कौन कौन सा लैंग्वेज जानते थे? फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे, मतलब बहुत ज्ञानी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। उनके बाबा जो थे सो दादाजी वो चाहते थे, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। उन्हें उर्दू फारसी पढ़ना पसंद नहीं था, तो जब मौलवी को देखती थी तो जाके चारपाई के नीचे छिप जाती थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। अपने माँ के बारे में बता रही, गीता का पाठ करती थी जो संस्कृत में करती थी। तो महादेवी जो वर्मा जो थी सो अपने माँ के बगल में बैठकर वो भी सुना करती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में मैं रोने धोने लगी। और बता रही हूँ उसके बाद उन्हें मिशन स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ प्रार्थना वगैरह होता था, सब अलग था। उन्हें वहाँ मन नहीं लगा और वो जाने समय क्या होता था, वो जाना नहीं चाहती थी, रोने धोने लगती थी। तब उन्होंने मुझको
क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदी लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। अब उस कॉलेज के बारे में बता रही हैं जहाँ इनका एडमिशन हुआ था। तो वहाँ क्या था उस कॉलेज में, क्या बता रही, हिंदू लड़कियां भी थी या कुछ ईसाई लड़की भी थी, लेकिन सब किसी का मेस जो था सो एक ही था। वहाँ छात्रावास मतलब हॉस्टल के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहले ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हम लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक कवित्री हैं। तो उनकी क्लासमेट जो थी सो सुभद्रा कुमारी चौहान से उनका मिलना होता है। तो वो 7वें दर्जे में थी और महादेवी जी 5वें दर्जे में थी। 2 साल सीनियर थी। ये कविता लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी और वो कविता लिखती थी। और लेकिन महादेवी वर्मा को भी कविता लिखना आता था, जैसे तुक मिलाना होता है ना, जैसे हम लोग आना तो लास्ट में फिर कर दिए जाना, फिर गाना खाना, ऐसे तुक मिला मिला कर उनको आता था। मतलब ऐसे ही तुक मिला मिला के कविता सब वगैरह लिखा जाता है। तो उन्हें तुक मिलाना आता था, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जो है सो कविता लिखती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, अपने माँ के बारे में बता रही है। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती क्या होता है, सुबह में जो उठ के जो गाना गाया जाता है उसे प्रभाती बोलते हैं। तो उनकी माँ प्रभाती भी गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। मैं अब अपने बारे में बता रही हैं कि सुभद्रा कुमारी जो थी सो बहुत अच्छा लिखती थी, खड़ी बोली में कविता लिखती थी। लेकिन ये क्या करती हैं, ये भी छुपा छुपा कर कुछ लिखा करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिया और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। और महादेवी जी से पूछती है कि तुम कविता लिखती हो? तो झूठ का बोल देती है कि नहीं। फिर किताब में से वो उनकी बहुत सारी कुछ कविताएं निकाल लेती है और पूरे हॉस्टल में दिखा देती है, ये कविता भी लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, मतलब दोस्ती हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। का जो डाल था ना सो नीचे झुका हुआ था, तो ये वो लोग क्या करती थी, ये दोनों उस डाल पर हमेशा जाके बैठ जाती थी। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम तुक मिलाते थे। तो वहाँ क्या होता था, और सारी लड़की सब थी, वो लोग खेलते रहती थी, तो ये दोनों मिलके कविता का तुक मिलाया करती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे वो लोग कविता, अपना उस स्त्री दर्पण में भेज दिया करती थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था और क्या बोली कविता भेजती थी। फिर कवि सम्मेलन भी होने लगा और हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। और क्या बोल रही, उस समय की बात बता रही है। तो उस टाइम में 1917 में क्या हो गया ना, गांधी जी का सत्याग्रह भी शुरू हो गया था और हिंदी का प्रचार प्रसार भी चल रहा था। कवि सम्मेलन होते थे। क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। और वो बता रही हैं कि वहाँ कवि सम्मेलन होता था तो इनका नाम बुलाया जाता था और उसमें बड़े बड़े विद्वान सब ये सब जो थे सो जज होते थे, कोई अध्यक्ष होते थे। तो कभी कभी जो अध्यक्ष होते थे तो हरिऔध जी भी आते थे, श्रीधर पाठक भी आते थे, ये सब बड़े बड़े लेखक सब और कवि सब है।
तो वो लोग उसमें आया करते थे और वहाँ जाती थी, वो कविता सुनाती थी, तो इनको हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था। और ये कह रही हैं कि अपने बारे में बता रही हैं, वो करीब 100 से कम उन्हें पदक नहीं मिला होगा, मतलब 100 के लगभग उनका पदक था। घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी की एक कटोरा मिला, बड़ा नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। और एक बार कवि सम्मेलन में गई थी, सुभद्रा जी नहीं गई थी, तो इनको एक सुंदर सा चांदी का कटोरा मिलता। वो आके क्या सुभद्रा जी को दिखाती कि देखो मुझे क्या मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू जी आते थे तो देश के लिए अपने अपने खर्च में से ये लोग बचा बचा के पैसे चंदा के नाम पर दिया करती थी अपने देश के लिए। और उस समय बापू जी आए थे तो उन्होंने हमेशा एक एक दो दो आने उन लोग देश के लिए बचाती थी और बापू जी आते थे तो दे देती थी, तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो बापू क्या कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया था तो हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। बापू को जब कटोरा दिखाती है तो बापू बोलते हैं, कटोरा तुम मुझे दे दोगी? तो वो कुछ बोल नहीं पाती है और दे देती है। अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। उन्हें अफसोस इस बात का हुआ कि कटोरा तो ले लिया, लेकिन ये नहीं बोले कि कौन सा कविता सुनाने पे तुम्हें कटोरा मिला, उसे सुनाओ। उन्होंने कविता सुना नहीं और कटोरा ले लिया। इस बात से सो दुखी थी। लौटकर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। वो आके बताती है कि उनका कटोरा तो बापू ले लिए। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब क्या बोल रही है सुभद्रा जी, भले कटोरी तुम्हारा चला गया है, इससे ये नहीं होगा कि तुम खीर नहीं बनाओगी, तुमको खीर तो बनानी ही पड़ेगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। बोल रही, अब तो चांदी का कटोरी चला गया, लेकिन तुमको खीर बना के खिलाना ही पड़ेगा। चाहे तुम पीतल के ही कटोरी में तुमको क्यों न खिलाना पड़े, लेकिन तुम मुझे खीर बना के खिलाओगी। चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। मतलब फूल के कटोरे में, यहाँ फूल मतलब फ्लावर नहीं होता है, ये फूल एक धातु है। जब उन्हें तो क्या होता है, मन ही मन वो खुश भी हो रही थी कि पुरस्कार में उन्होंने अपना कटोरा जो है सो बापू को दे दिया, मतलब बापू महात्मा गांधी को दे दिए। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिशा हमारे कमरे में आकर रही। जब सुभद्रा जी चली जाती है छात्रावास छोड़ के, तो उनके कमरे में उनके जगह पे एक मराठी लड़की आती है जिसका नाम क्या है, जेबुनिशा। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। अब वो बोल रही कि जेबुन जो आई सो उनका कुछ काम कर देती थी तो उनका काम कुछ कम हो जाता था, तो कविता लिखने के लिए अवकाश मतलब कुछ समय उनको मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी, मतलब उसका जो हिंदी उन्हें उतना अच्छा नहीं जेबुन को आता था, तो जब भी हिंदी बोलती थी तो उन्हें कुछ ना कुछ मराठी शब्द हुआ करता था। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकरे तिकरे या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी कौआ मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी और बोलती है कि उस समय यह देखा जाता था, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं था, मतलब जात पात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वो बुंदेली में बोलती थी,
कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते थे हिंदी हिंदी हम पढ़ते हिंदी थे। अपने बारे में क्या बता रही हैं, वो हिंदी पढ़ती थी। बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली बोलती थी, लेकिन महादेवी वर्मा जो है सो हिंदी बोलती थी या हिंदी में ही पढ़ती थी। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। वो बता रही है सबके बारे में। हम लोग अलग अलग जगह से भी रहते थे, लेकिन हम लोग एक ही प्रार्थना करते थे और एक ही मेस में खाते थे। हम लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कोई भेदभाव नहीं था। हम लोग सभी मिलजुल कर रहते थे। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ ज्वारा के नवाब रहते थे। मतलब वो बता रहे हैं कि उनके बचपन के जो संस्कार, कहने का क्या मतलब है, पारिवारिक माहौल में मिला विचार होता है, आचार विचार जो होता है उसके बारे में बता रही हैं कि ऐसे थे कि वो जहाँ भी रहती थी तो वो तब तक, मतलब जब तक वो रही तो उनका पारिवारिक संस्कार जो है उसमें कमी नहीं आया। जब तक वो मतलब रही तब तक वो अपना पारिवारिक संस्कार को लेके चलती रही। मतलब एक तरह से घर का संस्कार जो होता है, जैसे सुबह जगना, पूजा पाठ करना, ये सब करना, तो वो उनका मतलब हमेशा से चलता रहा। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे, एक और बात बता रही है, वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। अपने बारे में बता रहे हैं महादेवी वर्मा, बता रहे हैं कि वो कंपाउंड में, नवाब के जो कंपाउंड था उसी कंपाउंड में ये लोग भी रहते थे। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, नवाब जो थे। उसी कंपाउंड में महादेवी वर्मा रहती थी। बेगम साहिबा कहती थी, नवाब की पत्नी जो थी उसको, उनको लोग बेगम साहिबा बोलती हैं। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो। मतलब वो क्या बोलती थी कि हमें ताई कहा करो, बेगम साहिबा मत बोलो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। मतलब दोनों परिवार में काफी आना जाना था। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। क्या बोलती थी कि राखी बहनों, सबको भाई को राखी बांधनी चाहिए। तो उनका एक बेटा था कि महादेवी जी उनको राखी बांधती थी। राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हर कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। मतलब बता रही हूँ, उन लोगों का पर्व होता था, अगर उनके बच्चे का कपड़ा बनता था तो इन लोगों का भी साथ में कपड़ा बनता था। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। मतलब खुशी में कोई उपहार दिया जाता है ना, मतलब तो वो कह रही हैं क्या, महादेवी की वर्मा जी के जो पिताजी हैं उनके बारे में बोल रही हैं कि जब उनका भाई का जन्म होता है तो बोलती हैं कि देवर साहब से कहो कि वो मेरा नेक, मतलब कोई उपहार ठीक करके रखे। मैं मतलब नेक लूंगी, कोई उपहार लूंगी खुशी में। मैं शाम को आऊंगी। वो कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। वो जब बड़े हो जाते हैं, महादेवी जी के भाई जब बड़ा हो जाते हैं तो वो प्रोफेसर बनते हैं, और प्रोफेसर जो बनते हैं तो उनका नाम होता है मनमोहन वर्मा जो है। सो आगे चल के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहते हैं और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वो अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है। पहले का बात सोच के बता रही हैं
महादेवी जी बोल रही कि उनके घर में हिंदी भी चलता था, उर्दू भी चलता था, अवधी भी चलता था, और वो लोग सब एक दूसरे को, और हिंदी में भी, मतलब उनके यहाँ हिंदी भी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, और वो लोग अपने घर में अवधी भी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि लगता था कि उस समय सब लोग बहुत निकट, मतलब एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे। और आज की स्थिति में जब याद करती तो उन्हें लगता है जैसे पहले का वो बात कोई सपना ही हो, और उस सपने में वो खो जाती थी। मतलब उन्हें याद करके वो बहुत अच्छा लगता था। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। बोले कि अगर सही में ऐसा ये कथा, मतलब वो सोच रहे हैं का जो सपना है, अगर सही में ऐसा होता, सत्य होता, मतलब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते, कहीं किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होते, आपसी मनमुटाव नहीं होता, आपस में मिलजुल के रहते, तो भारत की स्थिति जो है सो कुछ और ही होता है। यहाँ आप देखते हैं जाति पाति के नाम पर कितना दंगा फसाद मारपीट सब होते रहता है। तो अगर सही में पहले का जो समय था, महादेवी वर्मा बता रही हैं कि लोग इतने मिलजुल कर रहते थे, अगर सही में वैसा समय अगर अब होता तो आज हमारे देश की स्थिति कुछ और ही होती, बहुत अच्छी होती। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।